दोस्तों, आज हम समझना कोशिश करेंगे कि किस तरीके से 21वीं सदी में भी 15वीं 16वीं सदी का ये महल किस तरह की किंवदंतियाँ, किस तरह के डर, किस तरह की धारणाएं, किस तरह की कहानियों को लेकर के आया। दोस्तों, हमने यहाँ 2 दिन का प्रवास किया। काफ़ी लोकल लोगों से यहाँ मुलाकात करी, काफ़ी यहाँ के ग्रामीण लोगों से मुलाकात करी और काफ़ी पहलुओं को समझने का प्रयास किया। ये तो इंटरनेट पर कहानियों में, समाचारों में आप भूत, प्रेत, इस तरह की कहानियों को इस महल से जोड़ते हैं। हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना विश्व का सबसे हॉन्टेड प्लेस, भारत का सबसे हॉन्टेड प्लेस, इस तरह का महल। यहाँ कोई रात को रुकता नहीं है, जो रुकता है मर जाता है। यहाँ भूत है, भूतों की मीटिंग होती है, यहाँ पितृ हैं, देवता हैं, यहाँ शक्तियाँ हैं, यहाँ रानी है, बहुत सारी कहानियाँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करूँगा 3 कहानियाँ जो इस महल से जोड़ी जाती हैं। जो भविष्य में आप कभी आएंगे, यहाँ पहले कभी आए होंगे, तो आप शायद उन कहानियों से इस बात को रिलेट कर पाएंगे और ये खुद समझ पाएंगे कि सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, 1573 में राजा भगवान दास ने इस महल को बनाने का संकल्प किया। ये एएसआई के दस्तावेजों में, एएसआई के बोर्डों पे, यहाँ पे शिलालेखों में भी उपस्थित है। तो 1573 में जब राजा भगवान दास ने इस मंदिर को बनाने का कदम उठाया और इसके बारे में बनाने का सोचा, तो उनके पुत्र मानसिंह के लिए वो बनवाना चाहते। दोस्तों, मानसिंह भगवान दास के पुत्र हुए और मानसिंह अकबर के बड़े दरबारियों में से, जिनकी 3 संतान। तीनों संतानों में से एक संतान का नाम था अजब सिंह, राजा अजब सिंह। तो दोस्तों, यहां से कहानी शुरू होती है 3 दिशाओं में। एक कहानी ये कहती है मानसिंह के 3 पुत्र हुए, जिसमें से एक पुत्र का नाम था छत्र सिंह। तो दोस्तों, राजा छत्र सिंह की एक रानी थी, रानी पद्मावती, जिसकी कहानी आपने सबसे ज्यादा प्रचलित रूप में सुनी होगी। रानी पद्मावती अपने आप में एक बहुत सुंदरी थी, बहुत सौंदर्य से परिपूर्ण महिला थी, जो तंत्र विद्याओं का भी ज्ञान रखती थी। तो दोस्तों, इस महल की वो रानी थी, इस महल में वो रहती थी। तो तंत्र विद्या उनके पास होने के नाते वो विश्व में विख्यात थी। तो एक तांत्रिक थे जिनको सिंध्या तांत्रिक कहा जाता था। सिंध्या तांत्रिक को पता पड़ा कि एक रानी पद्मावती नाम की एक महिला है जिनको तंत्र विद्या में वो निपुण है। तो वो तांत्रिक महारानी की खोज में इस महल के पास चला आया। तो दोस्तों, उस तांत्रिक ने जिस दिन रानी का रूप देखा, वो यहाँ पर विराजमान रहने लगा, बाजारों में घूमने लगा। जिस दिन रानी का उसने रूप देखा, वो रानी की तरफ सम्मोहित हो गया, आकर्षित हो गया, उसे रानी बहुत पसंद आई। अब वो इच्छा जताने लगा कि उसको रानी प्राप्त हो। तो उसने एक योजना बनाई कि जब रानी की दासी बाजार में कुछ सामान लेने आई, तो उसने भेष बदलकर रानी की दासियों के पास गया और रानी की दासी को एक तेल दिया जो कि तंत्र विद्या से परिपूर्ण था। उस तेल में उसने बताया कि आप अपनी रानी को ले जाकर के दें, और उस तेल में ऐसी शक्तियां उसने डाली कि रानी उस तांत्रिक के पास खिंची चली आती। क्योंकि रानी खुद तंत्र विद्या से परिपूर्ण थी, उसको यह पता था कि तंत्र विद्या किस प्रकार करी जाती है। जब दासी ने ले जाकर के वो तेल रानी पद्मावती को दिया, रानी उस तेल को देखते ही समझ गई कि इसमें तंत्र विद्या करी गई है, और रानी ने उस तेल को उठाकर एक शिला पर डाल दिया। क्योंकि उस तेल में ऐसी तंत्र विद्या थी कि जो व्यक्ति उसे लगाता, वो तांत्रिक की तरफ खींचा चला आता, और वो शिला तांत्रिक की तरफ खींची चली गई और तांत्रिक के ऊपर जाके गिर गई। अब हुआ यूं कि तांत्रिक के ऊपर जब वो शिला गिर गई, तांत्रिक को समझ में आ गया उसके साथ धोखा हुआ है, उसने जो षड्यंत्र रचा था वो विफल हो गया है। अब तांत्रिक ने इस पूरे क्षेत्र को, इस महल को, यहाँ के रहने वाले लोगों को श्राप दे दिया, क्योंकि वो भी तंत्र विद्या में निपुण था। और उसने श्राप दिया कि यहाँ के मंदिरों को छोड़कर, जो यहाँ आज भी जीवित आपको नजर आएंगे, मेरे पीछे भी मंदिर हैं, चारों दिशाओं में यहाँ मंदिर बने हुए हैं जो आज भी जीवित है, जिनकी मूर्तियां चोरी भी हो गई हैं, उनको छोड़कर सारा महल बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ के लोग तुरंत दफन हो गए, बर्बाद हो गए, मर गए, और उनकी आत्माएं आज भी यहाँ विचरण करती हैं। दोस्तों, ये है कहानी नंबर 1, जो मैंने आपको राजा छत्र सिंह और पद्मावती के बारे में बताई, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब दोस्तों, आते हैं कहानी नंबर 2 पर। तो दोस्तों, अब राजा छत्र सिंह की औलाद हुए राजा अजब सिंह। राजा अजब सिंह ने बसाया अजबगढ़। अजबगढ़ इस भानगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर दूर सरिस्का नेशनल पार्क में एक दूसरी जगह है, अजबगढ़। दोस्तों, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। राजा छत्र सिंह की औलाद थी अजब सिंह,
जिसके 3 संतान थी, जसवंत सिंह, हरि सिंह और काबिल सिंह। जसवंत सिंह और काबिल सिंह अजबगढ़ जाके रहने लगे और भानगढ़ का इलाका राजा हरि सिंह को दिया गया। समय रहते ये तीनों राजा मुसलमान शासकों से घिर गए और इन्होंने मुसलमान धर्म को अपना लिया। मुसलमानी हुकूमत, मुगलाई हुकूमत हमारे देश पे, हमारे पूरे इस इलाके पर काफी प्रभावी थी। क्योंकि राजपूत राजा अचानक से मुसलमान धर्म में तब्दील हो गए थे, ये अन्य राजपूत राजाओं को बिल्कुल भी नागवारा था। तो सभी राजपूत राजाओं को बुरा लगा कि हमारे देश के राजस्थान के इतने सम्मानित राजा अजब सिंह की औलाद अजबगढ़ वाली और भानगढ़ वाली मुसलमानों में कन्वर्ट हो गए। समय रहते जैसे सरकार बदली, औरंगजेब का जमाना चला गया और मुसलमान शासक हल्के पड़ गए, जो राजपूत शासक थे उन्होंने इस बात का बदला लेना चाहा और इन दोनों ही किलों पर, अजबगढ़ पर भी और भानगढ़ पर भी आक्रमण कर दिया। सारे महलों को खंडर में तब्दील कर दिया। आप देख सकते हैं सब खंडर बन चुका है। तो यह भी एक कहानी है जो इनके खंडर बनने की गवाही देती है, क्योंकि अजबगढ़ और भानगढ़ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक ही पिता की 3 संतान थी, 2 अजबगढ़ में रहती थी, 1 भानगढ़ में रहती थी। मुसलमान बन गए थे, धर्म को छोड़ दिया था और अब उसके बाद राजपूत शासकों ने उनसे बदला लेने का ठाना और यहाँ के सारे महलों को तोड़ दिया। क्योंकि राजपूत शासक भी हिंदू थे तो उन्होंने इन महलों में जो मंदिर थे उनको नहीं तोड़ा और मंदिर आपके सामने आज भी उपस्थित है। दोस्तों, ये रही कहानी नंबर 2। अब आते हैं आखिरी कहानी की तरफ, कहानी नंबर 3। दोस्तों, 1573 में भगवान दास ने जब इस महल को बनाने का सोचा, महल को बनाने की ठानी, तो उन्होंने इस स्थान का चुनाव किया जो तीनों दिशाओं में पहाड़ियों से घिरा हुआ था, सामने से खुला हुआ था, जिससे बहुत अच्छी हवा इधर आती थी। तब भगवान दास ने 1573 में ये ठाना कि वो अपना महल अपने पुत्र के लिए, मान सिंह के लिए यही बनाएंगे। तो दोस्तों, जब वो यहाँ पर आए उन्होंने देखा एक बालूनाथ नाम का योगी यहाँ पर, एक तपस्वी यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने ये जगह उनसे मांगी और उनसे ये आग्रह किया कि मैं अपने पुत्र के लिए यहाँ एक महल बनाना चाहता हूँ, कृपया उन्हें कुछ भूमि दें। बालूनाथ योगी काफी परिश्रम के बाद मान गए और उन्होंने एक शर्त रखी राजा मानसिंह के सामने। उन्होंने राजा मानसिंह से कहा कि जहां मैं तपस्या करता हूं, जो मेरी तपस्थली है, वहां पर आपके महल की छाया नहीं आनी चाहिए और आप बाकी जगह का इस्तेमाल कर अपना महल बना सकते हैं। इस पर राजा मानसिंह तैयार हो गए और इस दिशा में राजा मानसिंह ने अपना महल बनाना शुरू कर दिया। आप देखेंगे इस मंदिर के पीछे ही वो स्थान है जहां पर वो तपस्थली है, जहां पे योगी जी अपनी तपस्या करते थे। समय बीता, संतान बदली, पीढ़ियां बदली, लोग बदले और इस शर्त को जो योगी जी और भगवान दास के बीच में होती, इसे दुनिया भूलती चली गई। लोगों ने अपने महल को उठाना शुरू कर दिया, संतानों ने अपने महल को 7 मंजिला बना दिया। अब दोस्तों, क्योंकि 7 मंजिला महल बना तो उसकी परछाई योगी जी की तपस्थली पे पड़ी और योगी जी ने इस स्थान को, इस जगह को, इस महल को श्राप दे दिया। तो दोस्तों, आज भी अगर आप इस महल को गौर से देखेंगे तो इसकी ऊपरी मंजिल तहस नहस हो गई है, निचली मंजिल अभी भी जिंदा है। पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया है, सिर्फ मंदिर बचे हैं। कुछ स्थान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिनोवेट कर लिए हैं, बना लिए हैं। चारों दिशाओं में अगर यहाँ आज भी कुछ बचा है तो सिर्फ मंदिर है, बाकी सब कुछ तहस नहस है। किंवदंतियां बहुत हैं, बहुत लोग भूत ढूंढने आते हैं, बहुत लोग देवता ढूंढने आते हैं, बहुत लोग अपने पूर्वजों को ढूंढने आते हैं। सच क्या है आप खुद समझिए। इन तीनों कहानियों में आपको जो अच्छा लगे वो मानिए, और लेकिन आइए और रिलेट करिए कि सच क्या है। सिर्फ भूतों पे, हॉन्टेड प्लेस पे आके यहाँ भूत होंगे, यहाँ से डर है, इन सब चीजों को दिमाग से निकालिए और 21वीं सदी में इस 15वीं सदी की कहानी को समझने का प्रयास करिए। नमस्कार।